बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेरिवेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है टोटल, वो डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी पर और पोटेंशियल एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी को हम ऑलरेडी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फिज़िक्स में हाफ mv² इन के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगा? पोटेंशियल एनर्जी फिज़िक्स में FD के बराबर होगा। एक जो है कोलम्बिक फ़ोर्स है, जिस तरह हमने कल रेडियस के डेरिवेशन में कहा था कि ये हमारे पास कोलम्बिक फ़ोर्स जो है ये बराबर होगा सेंट्रीपिटल फ़ोर्स या कोलम्बिक फ़ोर्स Z² 4πε0r²। लेकिन अब हम इनके अपोजिट जो माइनस साइन जो है क्यों लगाया? आप सपोज़ कर लें हम इलेक्ट्रॉनों को इतने हाइट पर या इतने डिस्टेंस पर लेकर जा रहे हैं, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए उसी फार्मूले के साथ हमने -8 कर दिया। या दूसरा आंसर ये दे सकते हैं कि अगर इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन एटम में एंटर हो रहा है, न्यूक्लियस के ज़ेरे असर आ रहा है, तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज़ होगी, तो इसलिए ये माइनस साइन जो है इसलिए लगा दी। तो ये था माइनस साइन का रीज़न कि ये वही कोलम्बिक फ़ोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स था, कल हम लोगों ने जिक्र किया था रेडियस के डेरिवेशन में। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि हम इसमें इलेक्ट्रॉनों को एक डिस्टेंस पर लेकर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो ये इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया। और डी जो है इनके लिए हम यहाँ पर केमिस्ट्री में आर यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पर है न्यूक्लियस से। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर आर मौजूद है, तो इस डी को भी चेंज कर दिया, आर लिख दिया। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए टोटल क्या फार्मूला बनेगा? ये स्क्वायर एस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ जाएगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है उनकी ये वैल्यू है। तो ये दोनों इक्वेशन 2 और 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू, ये इक्वेशन इसका बनेगा 1/2mv²। के की जगह पर पॉजिटिव जो है ये फार्मूले का लगा दिया, और पोटेंशियल एनर्जी के पास अपना माइनस जो है मौजूद है, फिर हम इनको लगा देंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हमें mv² इनकी वैल्यू जो है पुट करनी है। इनकी वैल्यू कहाँ से आएगी? तो कल हमने जिक्र किया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला था mv²/r, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला था Z² 4πε0r²। तो ये स्क्वायर अगर हम इनके साथ ख़त्म कर दें तो सिर्फ mv² बाकी बच गया, तो इसका ये फार्मूला होगा कि यानी आप ये स्क्वायर हटा दे तो ये mv² का फार्मूला आएगा। तो आसानी के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि इसके बराबर में जो Z² -Z² 4πε0r जो है, इससे आप माइनस साइन ना लगाएं यहाँ पर, तो यही जो है mv² का यही वैल्यू है, इसी से याद रखें। सिर्फ इसमें नेगेटिव साइन है और यहाँ पर नहीं है, 1/2 अपने जगह पर आया। अब हम इस इक्वेशन का जो है एलसीएम लेंगे, तो आसान तरीका ये है कि इनका कोफिशिएंट यहाँ पर 1/2 लगा हुआ है, और इनके स्टार्ट में जो है कुछ भी नहीं था, तो हमने अपने तरफ से यहाँ पर लिख दिया कि हाँ अच्छा यहाँ पर 1/1 मौजूद है। तो अगर हम 1/2 और 1/1 इनका एलसीएम ले लें, या सिंपल कॉमन सेंस से काम ले लें कि अगर हम हाफ से 1 माइनस कर दें तो -½ आंसर आएगा। या अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है इनको इस तरह इनका एलसीएम ले लें कि 1/2 1/1, तो इनका आपके पास आंसर आएगा -½ यानी ये एलसीएम से हाफ आया। तो हमने यहाँ पर -½ लिख दिया, और ये दोनों तो वैसे भी सेम है तो कॉमन ले लिया। फिर ये 2 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 8πε0r ये बन गया। जब यहाँ तक ये इक्वेशन आ जाए तो दूसरा ये याद रखना कि इसमें r की वैल्यू जो है ये पुट करनी है, एक mv² और दूसरा r, और इक्वेशन डेरिवेशन जो है स्टार्ट करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना है, और बीच में जो है फिर mv² की वैल्यू ये याद रखना है कि इनकी वैल्यू पुट करनी है। वो तो आसान है,
जो बराबर में वैल्यू मेंशन है तो वही वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की जो है वो यहाँ पर रख दे, सिर्फ जो है माइनस साइन हटा दे। और आर की वैल्यू जो रेडियस हमने कैलकुलेट किया था ये रखना है इसमें। तो इनका वैल्यू था हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर पाई एम। ये आर रेडियस के लिए कल हमने कैलकुलेशन जो डेरिवेशन की थी तो ये आर की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को अगर हम इन्वर्ट करें ऊपर लेकर जाएं तो ये ऊपर चला जाएगा नॉमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में रह जाएगा। तो हमारे पास जेड स्क्वायर ये वाला है और ये जेड स्क्वायर पाई एम ये ऊपर चला गया, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट अपने जगह पर, और ये वाला जो है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ये जो है अपने जगह पर मौजूद है। अब इसमें पाई जो है दोनों जगह मौजूद है, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। और ये जो कॉमन है इनको आपस में आप मिला दे, मल्टीप्लाई कर दे, जेड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो इनको मल्टीप्लाई करके पावर जो है वो ऐड हो जाएगा जेड स्क्वायर ई स्क्वायर, इनको मिला दे तो E4 और यहाँ पर ये आ जाएगा m। नीचे जो है एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम मौजूद है, इनको मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8 अपने जगह पर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। जब यहाँ तक इक्वेशन पहुँच जाए तो इसमें आप कांस्टेंट वैल्यू जो है वो एक तरफ कर दे और जिसमें चेंज आ सकता हो उसको दूसरे तरफ जो है रख दे। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, मास होगा और जो परमिटिविटी कांस्टेंट है, प्लेन कांस्टेंट है, इसमें तो चेंज नहीं आएगा, ये इनकी वैल्यू है। तो इनको हमने एक साइड पर कर दिया और इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है और जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा इसमें चेंज आ सकता है, तो इसको यहाँ पर जो है अलग रख दिया। अब इस चीज़ को आप कैलकुलेट करेंगे, जब यहाँ पर E की वैल्यू रखेंगे और उसका पावर 4 लेंगे, पहले इनको जो है सॉल्व करेंगे पावर वाले को, फिर बाद में इनको अलग मल्टीप्लाई करें, इनको अलग मल्टीप्लाई करें, फिर ऊपर वाले को जो है फिर हम बाद में नॉमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो स्टेप वाइज जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगी -2.18 × 10⁻⁻18 और जी बराबर में जेड स्क्वायर एन स्क्वायर अपने जगह पर हम लगा देंगे। तो यहाँ पर इनका यूनिट होगा जूल पर एटम। ये हम कब यूज़ करेंगे? जब हमसे ये पूछा जाए कि आप आंसर मालूम करें किसी इलेक्ट्रॉन की जो है एनर्जी मालूम करें जूल पर एटम में, तो फिर हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमसे हाइड्रोजन के लिए पूछा जाए तो हाइड्रोजन का Z1 है तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे और वही वैल्यू मौजूद है जो जूल पर एटम में जो है आंसर आएगा। अब अगर हम किलो जूल पर मोल में मालूम करना चाहें तो हम फिर क्या करेंगे? हम 1000 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 1/n² जो है, आप यहाँ पर वैसे भी 1 मौजूद है तो आप n² डायरेक्ट जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, या अगर ये समझ में नहीं आता तो उसी तरह 1/n² इस तरह भी कर सकते हैं कि उसी तरह रहने दें। इनको हम इस वैल्यू को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, किस लिए कि जूल का जो यूनिट है ये किलो जूल में चला जाए, और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि पर एटम से पर मोल में चला जाए। तो इससे हमारे पास आंसर आएगा -1312.36। तो यहाँ पर ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे? जब किलो जूल पर मोल में आंसर मालूम करना हो। अब जो है फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इनके लिए हम कैलकुलेशन करना चाहें कि आप इनकी एनर्जी मालूम करें, तो फर्स्ट शेल के लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो वैसे भी Z की जगह 1 मौजूद है, तो सिर्फ यहाँ पर 1² ले लेंगे तो वही वैल्यू आएगी, यानी हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में जो है ये एनर्जी होगी किलो जूल पर मोल -1312.36। लेकिन अगर हम सेकंड शेल के लिए मालूम करेंगे तो यहाँ पर जो है ये 2 का जो है फिर स्क्वायर ले लेंगे, n² की जगह पर यहाँ पे सेकंड शेल में एनर्जी मालूम करनी है इलेक्ट्रॉनों की तो 2 का स्क्वायर जो है ले लेंगे, तो यहाँ पर 1/4 आएगा। फिर 4 से जो है इस वैल्यू को डिवाइड करें तो आपके पास जो है यहाँ पर आंसर आएगा, ये आप कैलकुलेट कर लें। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के थर्ड शेल में मौजूद है तो उसकी क्या एनर्जी होगी? तो n के जगह पर आप यहाँ 3 का स्क्वायर ले लें, तो इसी से आप डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो है इस वैल्यू को 9 से जब डिवाइड करेंगे
तो आपके पास जो है यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लें यहाँ पर ये थर्ड शेल के लिए इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी। लेकिन ये फार्मूलाज किस एलिमेंट के ऊपर, किस स्पीशीज़ के ऊपर आप अप्लाई करेंगे? जो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, तो इनको आप यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर इसके बजाय हीलियम का बताया जाए कि हीलियम के फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है या सेकंड में, थर्ड में, तो उनकी आप एनर्जी कैलकुलेट करें। तो अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, हम Z के जगह पर यहाँ जो है 2 पुट करेंगे और फर्स्ट शेल, हीलियम के फर्स्ट शेल में जो है मालूम करना है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो यहाँ 1 स्क्वायर लेंगे। इसी तरह अगर हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 है और सेकंड शेल में एनर्जी मालूम करनी है, तो यहाँ पर जो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, n स्क्वायर के जगह पर 2 स्क्वायर ये रख देंगे। इसी तरह अगर हीलियम के थर्ड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो फिर यहाँ पर सिर्फ जो है 3 स्क्वायर ये आ जाएगा। इसी तरह अगर इसके बजाय हम लिथियम +2 आयन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनका एटॉमिक नंबर तो 3 है, अगर लिथियम में +2 फॉर्म में मौजूद है, तो अगर इसमें फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सेकंड में या थर्ड में, तो 3 तो बार बार इसी जगह पर आएगा लिथियम के लिए। और यहाँ पर फर्स्ट शेल के लिए 1 स्क्वायर, सेकंड के लिए 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। और ये कब यूज़ करेंगे? जब किलो जूल पर मोल इसमें एनर्जी मालूम करनी हो। अगर इनके बजाय हमें जो है जूल पर एटम चाहिए, तो फिर ये वाला फार्मूला जो है यूज़ करेंगे, जूल पर एटम, यानी -2.18 × 10⁻18। वैसे जब क्वेश्चन आ जाए इसके मुतालिक और आपको सिर्फ डेरिवेशन करनी है, ये तो हम आपको तरीका बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो आप सिर्फ जो है वहाँ Z² E4m जहाँ पर हमने कांस्टेंट और ये वेरिएबल जो है ये अलग कर दिए, E4m/8πε0² और ऊपर जो है बराबर में Z²/n², यहाँ तक आप कर ले तो ये काफ़ी है। अच्छा, इनके अलावा एक और तरीके से कि अगर ये पूछा जाए कि 2 शेलों के बीच में एनर्जी डिफरेंस मालूम करना हो, यानी ये कहें कि थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन सेकंड में आया या 1 में आया, यानी हायर से लोअर में, तो कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई ये आप मालूम कर दे। या ये कहें कि फर्स्ट शेल से सेकंड में चला गया या फर्स्ट से थर्ड में चला गया, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो ये याद रखिए कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, और जब हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो इस वक्त एनर्जी रिलीज़ होगी, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो नंबर 1 हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी डिफरेंस के लिए क्या फार्मूला होगा और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जो है किस तरह उसे हैंडल करेंगे। तो नंबर 1 डेल्टा ई हमें ऑलरेडी पता है कि E2 - E1 इनके बराबर होगा। अब एनर्जी के लिए तो हमने ऑलरेडी ये डिराइव किया है, ये इसके बराबर है, ये माइनस इनके साथ अपना जो है इनके साथ मौजूद है, ये माइनस जो है ये फार्मूले का लगा दिया, E1 इनका यही वैल्यू हमने दोबारा यहाँ पर जो है पुट कर दी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस माइनस को जो है मल्टीप्लाई करके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला जो है आपके पास ये पॉजिटिव आया, ये नज़र आ रहा है इसमें, तो ये जो है पॉजिटिव ये आ गया आपके पास। और फिर इसको हम रीअरेंज करेंगे, ये पॉजिटिव पोर्शन जो है इसको हम पहले लिख देंगे यहाँ पर, और ये जो माइनस वाला है ये पोर्शन इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो ये इस तरह रीअरेंज कर दिया। अब हम इनमें जो है ये पोर्शन जो है ये कॉमन है, E4m ε0² ये कॉमन है, और सिर्फ ये नंबर ऑफ शेल इसमें डिफरेंस है। तो हम जो है क्या करेंगे कि इनको इनसे ये कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे Z²/n1² - Z²/n2², यानी ये हायर लेवल और ये लोअर लेवल। यानी ये किस तरह इससे बना, फिर भी अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो इस फैक्टर के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो ऊपर वाला जो है इक्वेशन वापस इससे बन जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन के लिए हो तो आप सैंपल यहाँ पर 1 जो है पुट कर दे पहले से। अब जो है ये तो वही वैल्यू है जो हमने पहले एक ही शेल में अगर इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कैलकुलेट करनी है
तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, तो ये हमारे पास 2.18 10⁻18 ये आया, और बराबर में आप ये लगा देंगे। तो ये इक्वेशन जो है आप कब यूज़ करेंगे? जब आप दो शेलों के बीच में एनर्जी डिफरेंस जब आपको मालूम करना हो। लेकिन हमने मज़ीद एक्स्ट्रा इसमें ये बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आ रहा है, या लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। अगर हायर से लोअर की तरफ आएगा तो एनर्जी तो रिलीज़ होगी, तो आंसर नेगेटिव होना चाहिए। अगर हमें जो है लोअर से हायर की तरफ अगर जाएगा तो फिर जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर उसके लिए हम फिर जो है क्या चेंजेस कर सकते हैं? नंबर 1, एक तो ये फार्मूला होगी आपके पास जूल पर एटम, जिस तरह वहाँ पे हमने किया था कि किलो जूल पर मोल अगर यूनिट उसमें आंसर चाहिए, तो आप इस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो पर एटम से पर मोल में चला जाएगा, और 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो जूल से किलो जूल में चला जाएगा। तो ये वाला फार्मूला कब यूज़ करेंगे? जब हमें किलो जूल पर मोल में जब एनर्जी रिक्वायर होगी, तो फिर जो है हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब जो है फॉर एग्जांपल हमने जो इस फार्मूले से किलो जूल पर मोल ये इससे ये आंसर आएगा। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से और 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वही वैल्यू आई। लेकिन इस फार्मूले में और पहले वाले फार्मूले में डिफरेंस क्या है? वहाँ पर माइनस था और यहाँ पर नहीं है। एक और फ़र्क क्या है कि वहाँ जब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो फिर जो है वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब हमें डिफरेंस मालूम करना हो दो शेलों के बीच में तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब जो है जब आप यहाँ पर लोअर शेल रखेंगे और यहाँ पर हाई एनर्जी लेवल, यानी अगर आपसे 4 और 5 शेल के बीच में पूछा जाए और इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा हो कि 4 से 5 में चला गया, 5 से 6 में चला गया, या 1 से 3 में चला गया, तो यहाँ पर जब लोअर शेल रखेंगे और यहाँ पर हायर शेल रखेंगे एनर्जी लेवल, तो हमारे पास आंसर जो है पॉजिटिव आएगा। यानी फॉर एग्जांपल 2 और 3 के बीच में कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है 2 से 3 में जो है जा रहा है, तो आपके पास जब इनका एलसीएम लेंगे इनसे 1/4 और इनसे 1/9 आएगा, और जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5/36 ये आंसर आएगा। ये 5 13 12.36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 36 से फिर बाद में डिवाइड करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि जब आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए, जब आपके पास लोअर शेल से हायर शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, तो इस वक्त आप ये इस फार्मूले में लोअर शेल को यहाँ पर रखें और हायर को यहाँ पर रखें। और जब आपको नेगेटिव आंसर चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन अगर लोअर शेल में आ रहा हो जैसे 3 से 2 में आ रहा है, तो फिर आप जो है यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है N2 इनको इस साइड पर रखेंगे और N1 को उस साइड पर। यानी फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल है, जब अब हम यहाँ पर 1/9 रखेंगे, यानी 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर यहाँ पर, तो इनसे 1/4 1/9 जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 - 9, तो आपके पास ये -5/36 आपके पास नेगेटिव आंसर आया। तो जब आप -5 से 13 12.36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो सिर्फ ये डिफरेंस है। आसानी के लिए आप ये याद रखें कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा हो और आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो फिर जो है आप लोअर यहाँ पर रखिए और हायर एनर्जी लेवल यहाँ पर। लेकिन जब आपको नेगेटिव आंसर चाहिए तो हायर एनर्जी लेवल को पहले कर दे और ये लोअर वाला उससे माइनस कर दे, तो आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा। वरना सिंपली अगर आप इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, तो अगर क्वेश्चन में ये बताया हो कि लोअर से हायर में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो फिर तो ठीक है, ये वैसे भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर वो एनर्जी रिलीज़ होने की बात कर रहे हैं या हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आप अपने तरफ से नीचे लिख दें कि ये जो वैल्यू है ये तो पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन come to the ground state, therefore it release energy, so the answer will be negative। तो ये आंसर जो है आप अपने तरफ से नेगेटिव कर दें, वरना यही तरीका आसान है कि जब भी आपको पॉजिटिव चाहिए तो लोअर से हायर को माइनस कर दें, और जब आपको जो है नेगेटिव आंसर चाहिए तो हायर से लोअर को माइनस कर दें। ठीक है,
आप इनके ऊपर जो है प्रैक्टिस कर लें इस फार्मूलाज के ऊपर। इनके ऊपर MCQs भी NMDK मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट में बन सकते हैं और इनका अलग जो है इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर दे, या इनके अलावा डेरिवेशन भी आ सकता है। तो इनका एक पोर्शन और भी बाकी है कि इस डेरिवेशन में फ्रीक्वेंसी के लिए, वेव नंबर के लिए और वेवलेंथ के लिए हम क्या चेंजेस इसमें कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।